नेक्स्ट टॉपिक प्लानिंग कमीशन योजना आयोग। योजना आयोग की बात करें अगर अपन भारतीय राजनीतिक दर्शन के अंतर्गत, तो स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय राजनीति के अंतर्गत देश की प्रथम सरकार के द्वारा भारत का विकास करने के लिए एक प्लानिंग कमीशन योजना आयोग का गठन किया गया। योजना आयोग क्योंकि भारत में भूखमरी, निर्धनता, गरीबी, बेकारी, भ्रष्टाचार, आर्थिक असमानता जैसी अनेक समस्याएं वटवृक्ष की तरह फैलती जा रही थी। ऐसी स्थिति में भारत का विकास करने के लिए एक प्लानिंग कमीशन योजना आयोग का सृजन किया गया था। यह योजना आयोग मूल रूप से 1950 के अंतर्गत स्थापित हुआ और इसका प्रमुख उद्देश्य देश का विकास करना था। योजना आयोग के अंतर्गत जो संगठन बनाया गया था उसमें यह निर्धारित किया गया कि योजनाओं का क्रियान्वयन करने के लिए, उनका मूल्यांकन करने के लिए भारत के अंतर्गत संवैधानिक रूप से एक संस्था अस्तित्व में आई। अतः इस योजना आयोग के अध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री को सुशोभित मान किया गया था। इसका एक उपाध्यक्ष जो आयोग का प्रमुख कार्यकारी व्यक्ति होता है और आयोग के अन्य सदस्यों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह के द्वारा की जाती है। इसके अलावा रक्षा, वित्त, गृह आदि केंद्रीय मंत्री इसके सदस्य होते हैं। भारत में योजना आयोग के इतिहास को अगर अपन देखें तो प्रारंभ में 1933 के अंतर्गत विश्वेश्वरैया की 10 वर्ष में राष्ट्रीय आय को दुगुना करने की योजना के साथ हुआ था। 1938 में एक राष्ट्रीय योजना आयोग समिति का गठन हुआ। 1941 में योजना समिति की नियुक्ति की गई, जिसे 1943 में पुनर्निर्माण समिति में बदल दिया गया। 1944 में एक पृथक नियोजन व विकास नियोजन अस्तित्व में आया और 1946 में एक परामर्शदात्री नियोजन आयोग स्थापित किया गया, जिसका उद्देश्य योजना की समस्याओं पर विचार करना था। इस तरह से भारत के अंतर्गत 1950 के अंतर्गत योजना आयोग अस्तित्व के अंतर्गत आया। योजना आयोग के प्रमुख कार्य
और शक्तियों को हम लोग देखें तो योजना आयोग देश के भौतिक, पूंजीगत, मानवीय, तकनीकी, कर्मचारी वर्ग संबंधी साधनों का अनुमान लगाने पर बल देता है। नंबर 2, देश के साधनों के अधिकतम प्रभावशाली तथा संतुलित उपयोग के लिए योजना बनाता है। नंबर 3, नियोजन में स्वीकृत कार्यक्रमों तथा परियोजनाओं के बारे में प्राथमिकता देता है। नंबर 4, आर्थिक विकास की गति को रोकने वाले तत्वों को इंगित करना और योजना की सफलता के लिए स्थापित की जाने वाली अवस्थाओं को तय करना। नंबर 5, योजना का सफल क्रियान्वयन करने के लिए तंत्र की प्रकृति निश्चित करना। नंबर 6, समय समय पर योजना की प्रगति का मूल्यांकन करना। नंबर 7, विद्यमान आर्थिक संसाधनों, प्राकृतिक संसाधनों के विद्रोहन की समुचित व्यवस्था करना ताकि देश का आर्थिक विकास हो सके। योजना आयोग के कुछ प्रमुख अंग है जिसमें नंबर 1, परामर्शदात्री संस्था, परामर्शदात्री संस्था, एनडीसी, राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद, सामान्य सचिवालय, नंबर 4, मंत्रणा निकाय, नंबर 5, प्राविधिक संभाग, प्राविधिक संभाग। नंबर 1, परामर्शदात्री निकाय को हम लोग देखें तो परामर्शदाताओं के रूप में 4 वरिष्ठ पदाधिकारी होते हैं जो भारत सरकार के पदेन अतिरिक्त सचिवों के स्तर के होते हैं। वे क्षेत्रीय अध्ययन, योजनाओं, परियोजनाओं, लोक सेवकों आदि से विचार विमर्श करके सरकार को परामर्श देते हैं। नंबर 2, राष्ट्रीय विकास परिषद, एनडीसी। राष्ट्रीय विकास परिषद मूल रूप से राज्यों के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री दोनों मिलकर के राज्यों का आर्थिक विकास करने के लिए इस परिषद के माध्यम से परामर्श करते हैं, जिसके अंतर्गत अनेक सारी योजनाओं राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय योजनाओं का निर्माण करते हैं। नंबर 4, सामान्य सचिवालय। इसकी प्रमुख 4 शाखाएं होती है: प्रशासकीय शाखा, योजना समन्वय शाखा, सामान्य समन्वय शाखा एवं राष्ट्रीय सूचना और प्रकाशन शाखा। ये सब मिलकर के जो है सामान्य सचिवालय का कार्यभार करते हैं। नंबर 4, मंत्रणा निकाय। योजना आयोग में
काम करने के लिए सिंचाई तथा शक्ति परियोजनाओं को सीमित समन्वय समिति तथा शोध कार्यक्रम संबंधी समितियों के माध्यम से विचार विमर्श किया जाता है। और लास्ट आता है प्राविधिक संभाग। प्राविधिक संभाग के अंतर्गत आयोग में 20 प्राविधिक संभाग तथा अनुभाग होते हैं, जो मोटे तौर पर 2 समूह के अंतर्गत आते हैं, सामान्य संभाग तथा शाखा या विषय संबंधी संभाग। सामान्य संभागों का संबंध आर्थिक व सामाजिक नियोजन की सर्वव्यापक समस्याओं से होता है और इसके अंतर्गत पानी, बिजली, कृषि, उद्योग और शिक्षा, आवास आदि अनेक खंडों पर विचार विमर्श किया जाता है। इस तरह से हम लोग देखते हैं प्लानिंग कमीशन मूल रूप से देश की आर्थिक योजनाओं से संबंधित राष्ट्र का विकास करने के लिए एक महत्वपूर्ण निकाय बना हुआ है। नेक्स्ट टॉपिक आ रहा हमारा दल बदल की राजनीति। दल बदल की राजनीति। दल बदल की राजनीति, देखिए दल बदल की राजनीति क्या है और इसके कारण क्या है। दल बदल भारतीय राजनीति के अंतर्गत आज दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और इस दल बदल को हम किन आधारों के ऊपर रोक सकते हैं, इसके बारे में अगर अपन देखें तो दल बदल दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। और भारतीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत स्वतंत्रता के पश्चात 1950 के अंतर्गत हम लोग अगर दल बदल का अध्ययन करें तो दल बदल की जो राजनीति है वह भारत के अंतर्गत कब से शुरू हुई और इसके क्या दुष्परिणाम हुए और इसे कैसे रोका जा सकता है। आज संसदीय प्रजातंत्र के अंतर्गत दल बदल की समस्या हमारे समक्ष बहुत गंभीर समस्या बनी हुई है और यह समस्या कैंसर के रोग की तरह फलती फूलती जा रही है। ऐसी स्थिति में राजनीति का जो लोक कल्याणकारी अवधारणा थी वह आज व्यवसायीकरण में बदल गई है। अधिकांश व्यक्ति संसद या विधानसभा में पहुंचकर दल बदल की बेसाखियों का सहारा लेकर अधिक से अधिक धन कमाने में रहते हैं, क्योंकि जिस दल का कोई व्यक्ति निर्वाचित होता है यदि उसकी सरकार नहीं बनती है तो मंत्री पद का लालच या धन के लालच में आकर अपना दल बदल लेते हैं। ऐसी स्थिति से वर्तमान के अंतर्गत प्रजातांत्रिक मूल्यों का
पतन हो रहा है और संसदीय प्रजातंत्र की सफलता पर प्रश्न चिन्ह लग गया है। परिणाम स्वरूप भारत में आज सत्ता का सुख भोगने के लिए या धन का सुख भोगने के लिए राजनीतिक दलों के निर्वाचित प्रतिनिधि दल बदल कर रहे हैं, जिससे राजनीति का नैतिक पतन, नैतिक स्थिर से पतन हो रहा है। भाई भतीजावाद, जातिवाद, अनुशासनहीनता, राजनीति में अपराधीकरण, ऐसी स्थिति के कारण आज जनता के ऊपर दिन प्रतिदिन आर्थिक भार बढ़ रहा है। भारतीय राजनीति के इतिहास को हम लोग अगर देखें थोड़ा बच्चों, तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा 1950 के अंतर्गत जब संविधान बना और संविधान बनने के पश्चात जब देश में सरकार कार्य करने लगी तो 1950 से लेकर के 1967 1967 की अगर अपन राजनीति को देखें तो मैं आपको बताऊंगा कि भारत में एक दलीय प्रभुत्व था। केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार थी और राज्यों की राजनीति में भी कांग्रेस की सरकार थी। ऐसी स्थिति के अंतर्गत केंद्रीय सरकार और राज्यों की सरकारों के मध्य आपस में समन्वय था और कार्य सुचारू रूप से चल रहा था। लेकिन 1967 के चुनावों के पश्चात करीब करीब 450 के करीब दल बदल की घटनाएं घटित हुई। इसके पीछे अनेक कारण रहे हैं और केंद्र के अंतर्गत दल बदल हुए और राज्यों के अंतर्गत भी दल बदल हुए। इसके पीछे जो कारण है वो मैं आपको बताता हूं। नंबर 1 पर आता है, नंबर 1 करिश्माई नेतृत्व का अभाव। पंडित नेहरू करिश्माई नेतृत्व था, लाल बहादुर शास्त्री करिश्माई नेतृत्व था। तो उस जमाने के अंतर्गत डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल जैसे अनेक करिश्माई नेतृत्व के व्यक्ति शासन करते थे और उनकी लोगों के ऊपर, निर्वाचित व्यक्तियों के ऊपर पकड़ थी, मजबूती थी और ऐसी स्थिति में दल बदल नहीं होता था। लेकिन 1967 के पश्चात और वर्तमान के अंतर्गत करिश्माई नेतृत्व के अभाव के कारण दल बदल होने लगा। नंबर 2, कांग्रेस पार्टी का दम। उन्नीस के पश्चात दल बदल की समस्या इतनी जटिल नहीं होती यदि कांग्रेस अपने राजनीतिक दब, गिरे हुए मनोबल व सूझबूझ की कमी के कारण एक जैसे विचारधारा वाले प्रजातांत्रिक दलों के साथ मिलकर
सरकार बनाने के विरुद्ध नहीं रहती होती। ऐसी स्थिति में यदि कांग्रेस, स्वतंत्र दल, प्रजा दल, समाजवादी दल, भारतीय क्रांतिकारी दल, समान विचारधारा वाले दलों से की सहायता से मिलीजुली सरकार बनाना स्वीकार कर लिया होता तो कई राज्यों में स्थिर सरकारें बन जाती, परंतु ऐसा नहीं हुआ और उसके कारण मैं आपको बताऊं दल बदल होने लगा। नंबर 3, पद लोलुपता। पद लोलुपता सत्ता का प्रभुत्व और सुख भोगना। जब किसी व्यक्ति के जीवन में सतत दैनिक प्रक्रिया होती है तो वो सत्ता के बिना नहीं रह सकता, और ऐसी स्थिति के अंतर्गत अनेक राजनेता अपना सत्ता का सुख भोगने के लिए दल बदल करने लगे और दल बदल के परिणाम स्वरूप वो एक दल से दूसरे दल की ओर जाकर अपना वर्चस्व कायम करने लगे। नंबर 4, राजनीति का व्यवसायीकरण। राजनीति के व्यवसायीकरण से तात्पर्य यह है कि प्राचीन काल में जो राजनीति थी और जो राजनेता थे वो सदैव जनता के हितों को महत्व देते थे और लोक कल्याणकारी होते थे। लेकिन वर्तमान के अंतर्गत राजनीति का व्यवसायीकरण हो गया है और ऐसी स्थिति के अंतर्गत हम लोग देखते हैं राजनीति के व्यवसायीकरण के परिणाम स्वरूप उन्होंने जिस दल से निर्वाचित हुए हैं उस दल को छोड़कर दूसरे दल में जाके अपने धन लालसा के कारण वे सरकार के अंतर्गत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिससे भी दल बदल होने लगा। मैं आपको एक फॉर एग्जाम्पल बताता हूँ। प्रधानमंत्री नरसिंह राव की सरकार बनी तो झारखंड के सांसद शिबू सोरेन, साइमन मरांडी और इस तरह से 4 सांसदों को खरीदा गया था। तो ये सब क्या है? ये दल बदल का ही परिणाम है, झारखंड के सांसदों को जो खरीदा गया था। नंबर 5 आता है प्रत्येक विधायक की निर्णायक स्थिति। प्रत्येक विधायक की निर्णायक स्थिति। दल बदल के अंतर्गत प्रत्येक विधायक की वोट कास्टिंग की निर्णायक स्थिति होने लग गई और ऐसी स्थिति के अंतर्गत प्रत्येक विधायक जो जिस राजनीतिक दल का व्यक्ति है उस पर भी उसका विश्वास नहीं रहा और परिणाम स्वरूप हम लोग देखते हैं कि इसके परिणाम स्वरूप भी दल बदल होने लगा। नेक्स्ट नंबर 6, सैद्धांतिक मतभेद। अनेक राजनीतिक दलों के अंतर्गत सैद्धांतिक मतभेद होने लगे और इन मतभेदों के परिणाम स्वरूप भी दल बदल होने लगा और ऐसी स्थिति के अंतर्गत हम लोग देखते हैं सैद्धांतिक मतभेदों के कारण भी जो है अनेक दल बदल होने लगे। अपना व्यक्तित्व स्थापित करने के लिए अनेक उभरते नए सितारे और राजनेता मतभेदों के कारण अलग जगह जाने लगे। नेक्स्ट, व्यक्तिगत संघर्ष।
व्यक्तिगत संघर्ष भी दल बदल का मुख्य कारण बना। व्यक्तिगत संघर्षों के परिणाम स्वरूप हम लोग देखते हैं कि दल बदल चरम सीमा पर होने लगा और ऐसी स्थिति के अंतर्गत व्यक्तिगत संघर्ष जो है दल बदल का मुख्य कारण बना और अपनी महत्वाकांक्षा उन्हें अपना अलग विचारधारा स्थापित करने के लिए मजबूर करने लगी। नंबर 8, जनता की उदासीनता। भारत की जनता बहुत अधिक भोली भाली होती है। जनता की उदासीनता भी दल बदल करने लगी, क्योंकि हम लोग देखते हैं जनता की जो उदासीनता थी वह मूल रूप से इसका प्रमुख कारण बनी। और इसके पीछे मूल कारण था कि जो जनता की उदासीनता थी वह व्यक्तिगत प्रभाव अधिक शक्तिशाली था। एक व्यक्ति, जैसे मैं आपको बताता हूं, हमारे राजस्थान के अंतर्गत बहुजन समाजवादी पार्टी से जो है राजकुमार शर्मा जीतता है और वह कांग्रेस के अंतर्गत अशोक गहलोत की सरकार में राज्य मंत्री, स्वास्थ्य राज्य मंत्री, चिकित्सा राज्य मंत्री के पद पर चला जाता है और वो कांग्रेस में शामिल हो जाता है और उसको समर्थन दे देता है। कारण क्या है? उस व्यक्ति की जनता के ऊपर पकड़ तकड़ी है और जनता राजकुमार शर्मा के नाम पर वोट दे देती है। तो ये जनता की उदासीनता के कारण भी दल बदल होता है। नेक्स्ट, राजनीतिक परंपराओं का अभाव। भारतीय राजनीति के अंतर्गत राजनीतिक परंपराओं का अभाव है और इन परंपराओं के कारण हम लोग देखते हैं कि भारत की राजनीति के अंतर्गत जो है मूल रूप से एक स्वच्छ परंपरा नहीं है। और ऐसी स्थिति में हम लोग देखते हैं कि भारत के अंतर्गत जो है दल बदल जो है व्यक्ति करने वाला अधिक है और ब्रिटेन के संविधान की तरह यहाँ कोई रीति रिवाज और परंपरा नहीं है, बल्कि मौका परस्त लोग हैं, जिसको जहां फायदा मिलता है वहां वो लोग चले जाते हैं। नेक्स्ट, धन का प्रलोभन। धन का प्रलोभन भारतीय राजनीति के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि धन का प्रलोभन दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है और ऐसी स्थिति के अंतर्गत हम लोग देखते हैं धन के प्रलोभन के कारण भी भारत के अंतर्गत जो है दल बदल जो है होता रहा है। ये हो गए आपके दल बदल राजनीति के कारण। अब मैं आपको बताता हूं, जब ये दल बदल होते हैं तो इसके पीछे, दल बदल होने के पीछे इसके जो है हमारे सामने परिणाम क्या आते हैं। दल बदल होने के बाद में हमारे जो है दल बदल जो हो रहा है उसके परिणाम क्या आता है। नंबर 1, अस्थिर सरकारें। अस्थिर सरकारें, अस्थिर सरकारें आती है। मिलीजुली सरकारों का निर्माण। मिलीजुली सरकारों का निर्माण। नंबर 3 यह आता है इसके अंतर्गत मुख्यमंत्री संस्था का पतन। मुख्यमंत्री संस्था का पतन, डिक्लाइन। नंबर 4 जो आ रहा है प्रधानमंत्री संस्था का पतन। प्रधानमंत्री संस्था का पतन। नौकरशाही शक्ति में वृद्धि। नौकरशाही शक्ति में वृद्धि, मंत्रिमंडलों का विस्तार।
अल्पमत सरकारों का निर्माण, अल्पमत सरकारों का निर्माण, राजनीतिक दलों का विघटन, राजनीतिक दलों का विघटन। ऐसी स्थिति के अंतर्गत हम लोग देखते हैं दल बदल के परिणाम स्वरूप इसके परिणाम हमें बहुत दूरगामी भुगतने पड़ रहे हैं परिणामों को। तो भारतीय राजनीति के अंतर्गत दल बदल के परिणाम स्वरूप सरकारें स्थिर नहीं बनी, कोलिशन गवर्नमेंट हुआ, मुख्यमंत्री संस्था का डिक्लाइन हो गया, प्राइम मिनिस्टर जो है संस्था का डिक्लाइन, नौकरशाही ब्यूरोक्रेसी में वृद्धि, मंत्रिमंडल का फायदा देने के लिए विधायकों को, सांसदों को विस्तार किया गया, सरकार कभी भी स्थिर नहीं रही और राजनीतिक दलों का दिन प्रतिदिन विघटन हो गया। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत हम लोग देखते हैं भारतीय राजनीति के अंतर्गत दल बदल के परिणाम स्वरूप बहुत अधिक स्वच्छ, स्वतंत्र, निष्पक्ष पार्लियामेंट्री मॉडल का विकास नहीं हुआ, संसदीय प्रजातंत्र का विकास नहीं हुआ, जिसके कारण आज भी भारतीय राजनीति के अंतर्गत राजनीतिक दलों की बाढ़ सी आ गई है और क्षेत्रीय दल और राष्ट्रीय दल आपस के अंतर्गत आयाराम गयाराम की राजनीति कर रहे हैं और सत्ता का सुख भोग रहे हैं।